गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैखिक समीकरणों के निकाय। यहाँ पर हमारे पास अगर रैखिक समीकरण है तो उस रैखिक समीकरण को सॉल्व करके हम जो एक्स वाई जेड जो अननोन क्वांटिटीज़ होती है उसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें देखना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास रैखिक समीकरण है a1x b1y c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 है। अब इस रैखिक समीकरण को हम चाहे तो आव्यूह के फॉर्म में लिख सकते हैं। आव्यूह के फॉर्म में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। देन इस एक्स वाई जेड को कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू d1 d2 d3। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण निकाय को हम इस प्रकार आव्यूह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं हमारे पास ये जो आव्यूह है इसको मैंने a मान लिया है। ठीक है, ये हमारे पास जो आव्यूह है इसे मैंने a मान लिया, इस आव्यूह को मैंने x मान लिया और इस आव्यूह को मैंने b मान लिया। तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, इसकी जगह पर a, इसकी जगह पर x, इसकी जगह पर b। जहाँ पर जो आव्यूह a है उसे हम गुणांक आव्यूह कहते हैं। गुणांक आव्यूह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका x है, x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, z का गुणांक c1 है। तो यहाँ पर जितने भी आव्यूह है, आव्यूह a में जो भी वैल्यूज़ है वो सब x y z के गुणांक है, इसलिए आव्यूह a को हम गुणांक आव्यूह कहते हैं। अब एक और चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, अगर ये हमारा जो समीकरण है a1x b2y प्लस c1z, a1x प्लस b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z, a3x प्लस b3y प्लस c3z, इसके पहले जब हमने देखा था तो यहाँ पर d1 d2 d3 थी। d1 d2 d3 मतलब कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है आपका। बट अगर d1 d2 d3 की जगह सारी वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो है, ठीक, अगर d1 d2 d3 की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो इस समीकरण को हम समघात रैखिक समीकरण कहते हैं। अगर यहाँ पर d1 d2 d3 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो इस रैखिक समीकरण को हम समघात रैखिक समीकरण कहेंगे। और यदि यहाँ पर जो d1 d2 d3 की वैल्यू ज़ीरो ना हो करके कोई भी एक वैल्यू हो जाए, कम से कम कोई एक वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर बोला है यदि d1 d2 d3 में से कम एक शून्येतर हो तो उसे असमघात रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका d1 d2 d3 है इनमें से कोई भी एक वैल्यू है ना, कोई भी एक वैल्यू अगर शून्य के अतिरिक्त और कोई वैल्यू हो, शून्येतर का मतलब है शून्य के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू, कोई भी अंक। तो मान लो अगर इनमें से कोई भी दो वैल्यू शून्य है और जो तीसरी वैल्यू है वो आपकी शून्य नहीं है, कोई दूसरी वैल्यू है, तो उस समीकरण को हम बोलेंगे असमघात रैखिक समीकरण निकाय बोलेंगे। अब इस समीकरण निकाय को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। यदि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय में हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। जो हमारे पास गुणांक आव्यूह ए होता है तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस गुणांक आव्यूह ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इस समीकरण निकाय को अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालना होता। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब समीकरण निकाय आपका संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अगर हमें समीकरण निकाय को सॉल्व करना है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल ज़ीरो है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब समीकरण आपका क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, मतलब आव्यूह आपका व्युत्क्रमणीय हो गया। तब ये समीकरण जो निकाय होता है वो संगत होता है और समीकरण निकाय संगत है तभी हम उसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका समीकरण निकाय असंगत होगा तो हम उसका हल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब समीकरण निकाय आपका संगत होगा और उसका अद्वितीय हल है। अब हम उसका हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके पहले हमें इक्वेशन में देखा था कि ये ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो सेम वहीं पर ये आपका ए एक्स इक्वल टू बी। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक्स इक्वल टू हमें मिलता है ए इनवर्स बी।
तो जब आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तब उस समीकरण जो आपका समीकरण निकाय है वो संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा। तो उसका अद्वितीय हल क्या होगा, ये x इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो हमें ए इन्वर्स निकालना होता है, ए इन्वर्स से फिर उसका मल्टीप्लाई हम बी से करेंगे और फिर हम दोनों अवयव का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो तब की कंडीशन हो गई जब ए इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपका जब डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तब क्या होगा। जब आपका डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो उस समय आपका समीकरण निकाय संगत और असंगत हो सकता है, मतलब वो संगत भी हो सकता है और वो असंगत भी हो सकता है। तो अब ये संगत है कि असंगत है ये हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर आपका एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता है तब आपका समीकरण निकाय असंगत होगा, तब आपका समीकरण निकाय असंगत होगा और उस समीकरण निकाय का कोई भी हल हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा था, अगर आपका समीकरण निकाय असंगत है तो आप उसका हल नहीं निकाल सकते। और जब एडजॉइंट ए इंटू बी आपका इक्वल टू ज़ीरो के बराबर होता है तब आपका समीकरण निकाय संगत होगा और उसका अनंत हल होगा। और ये हम उसका हल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जब भी आपको समीकरण निकाय की हल निकालने हैं तो हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा डिटर्मिनेंट ए। अगर आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब आपका समीकरण निकाय होगा संगत, और समीकरण निकाय संगत है तो उसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अद्वितीय हल है तो उसका हल कैसे निकालेंगे हम, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक, सेकेंड केस, अगर आपका डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल ज़ीरो है, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ज़ीरो होता है तो समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। तो कौन से केस में संगत होगा, कौन से केस में असंगत होगा, तो इसमें आपके दो केस बनेंगे। आपको उसके लिए निकालना होगा एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आपका नॉट इक्वल ज़ीरो आता है, अगर ये नॉट इक्वल ज़ीरो आता है उस समय आपका समीकरण निकाय असंगत होगा और उसका कोई भी हल नहीं होगा। इस समय आपका समीकरण निकाय होगा आपका असंगत। हमेशा ध्यान रखिए अगर वो असंगत है तो उसका हल नहीं होगा, ठीक। और अगर आपका एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो आता है, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो आएगा तब ये संगत होगा। अब संगत है तो उसके अनंत हल होंगे। वो अनंत हल कैसे होंगे, जब मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगी उस समय हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है 4x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 6x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो दोनों समीकरण दिए हैं इन दोनों समीकरण से हमें पता करना है कि समीकरण संगत है या असंगत। इन दोनों समीकरणों को संगत और असंगत में वर्गीकृत करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा पहला समीकरण कभी भी आपको पता करना है ये संगत है या असंगत है, या समीकरण निकाय का हल निकालना है, तो सबसे पहले हम उसे उसके आव्यूह रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2x माइनस 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इस समीकरण निकाय का आव्यूह रूप क्या होता है, ax इक्वल टू b, जहाँ पर a आपका गुणांक आव्यूह होता है, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 1 1, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x और y, और b की वैल्यू हो जाएगी जो इक्वल टू के आपके राइट साइड होगी वो, यानी कि 5 और 4। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a। ठीक है, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि वो संगत है कि असंगत है। तो हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारी आती है 3। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 3 आई मतलब डिटर्मिनेंट a आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल ज़ीरो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो है मतलब समीकरण निकाय आपका क्या है, संगत है। तो ये समीकरण निकाय आपका संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर हमें केवल ये पता करना है कि समीकरण निकाय संगत है या असंगत, उसका हल नहीं निकालना है। तो यहाँ पर आपका समीकरण निकाय संगत है और उसका अद्वितीय हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को फिर आव्यूह रूप में कन्वर्ट करेंगे। a की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2,
6 माइनस 3। ए की वैल्यू क्या होगी, जो एक्स और वाई का गुणांक होगा। एक्स का गुणांक है 4, वाई का गुणांक है -2। यहाँ पर एक्स का गुणांक है 6, वाई का गुणांक है -3। और एक्स की वैल्यू क्या होगा, जो आपका ये एक्स और वाई जो होता है वो आपकी एक्स की वैल्यू होगी। और बी की वैल्यू क्या होगी, जो इक्वल टू के बाद में लिखा होता है वो आपकी क्या होती है, बी की वैल्यू होती है 3 और 5। फिर यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आती है 0। अब जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब हमारा समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। अतः समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है, मतलब संगत का भी केस पॉसिबल है, असंगत का भी केस पॉसिबल है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अगर ये इसके इक्वल टू 0 है तब समीकरण निकाय होगा संगत। अगर एडजॉइंट ए इक्वल इंटू बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो समीकरण निकाय होगा आपका असंगत। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो हमारा अवयव ए है उसका सहखंड निकालेंगे, उसके सहखंड का परिवर्त निकाल लेंगे। अवयव ए के सहखंड की वैल्यू क्या होगी, a11 की वैल्यू होगी हमारी -3, a12 की वैल्यू होगी -6, a21 की वैल्यू हो जाएगी 2, a22 की वैल्यू हो जाएगी 4। मैं यहाँ पर इसका सहखंड निकालना नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो में कई बार बता चुका है। अब एडजॉइंट ए निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इस अवयव ए का सहखंड होगा मेरा a11, a12, a21, a22, इसका मुझे क्या करना है, परिवर्त। तो बस इसका परिवर्त कर दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, a11, a12, a21, a22। परिवर्त का मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। यहाँ पर मैंने रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। यहाँ पर रो को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। या फिर आप कॉलम वाइज देखें तो इस कॉलम को मैंने किस में चेंज कर दिया है, रो में। इस कॉलम को किस में चेंज कर दिया है, रो में। यानी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए या तो फिर कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो a11, a12 की वैल्यू पुट कर दिए, a21, a22 की वैल्यू पुट कर दिए, आपको एडजॉइंट ए मिल गया। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ये मेरा एडजॉइंट ए हो गया, ये बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आई 9 और 2। तो एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है तो समीकरण निकाय आपका असंगत होता है और इसका कोई भी हल नहीं होता है। समीकरण निकाय आपका असंगत है और इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो अगर आपका समीकरण निकाय असंगत है तो आप उसका हल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। अभी समीकरण निकाय को बोल रहा है अवयव विधि से हल करो। अवयव विधि से हल करने का मतलब है अवयव विधि से हल आप तभी कर सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी हम अवयव विधि से हल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अवयव विधि से हल करो, मतलब सीधी सी बात है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ही होगा। तो अब आपको दिया गया समीकरण है, सबसे पहले इसको लिखना है, दिया गया समीकरण उतार लीजिए। अब उस समीकरण का हमको क्या लिखना है, अवयव रूप। तो इस समीकरण का अवयव रूप होगा हमारा a इक्वल टू 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 3 1 1 1। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x y z और b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 0 2। तो इस समीकरण निकाय का अवयव रूप है ax इक्वल टू b। तो a की वैल्यू आपका मैट्रिक्स a हो जाएगा, ये आपका मैट्रिक्स b, ये आपका मैट्रिक्स x, ये आपका मैट्रिक्स b। कभी भी समीकरण निकाय को हल करना होगा, हमेशा समीकरण निकाय को सबसे पहले अवयव रूप में चेंज कर देंगे। अवयव रूप में चेंज करने के बाद उसमें हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो इसका भी हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। अब इसमें जब हम डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए या तो हम डायरेक्ट प्रसार करके निकाल सकते हैं या फिर संक्रिया लगा करके दो वैल्यू 0 करके निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर संक्रिया लगा दिया है, C2 में संक्रिया लगा दिया है C2 प्लस C1, C3 में संक्रिया लगा दिया है C3 माइनस C1, यानी कि C2 में C1 को ऐड कर दिया है मैंने। तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा 0, 2 और 1 3, 1 और 1 2। फिर C3 में मैंने क्या कर दिया,
C3 में से C1 को मैंने माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर 1 और 1 आपका 0, 2 माइनस 3 माइनस 2 आपका -5 और ये आपका 0। ऐसा करने से हमें जो डिटर्मिनेंट ए निकालने में आसानी होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, इसके लिए मैंने क्या किया, R1 के सापेक्ष मैंने प्रसार किया। तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा है 10, डिटर्मिनेंट ए 10 आ रहा है, मतलब आपके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब जो आपका आव्यूह है वो क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मतलब ए आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और चूंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपका समीकरण निकाय संगत है। तो आपका समीकरण निकाय संगत है और इसका हल क्या होगा, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। समीकरण निकाय संगत है तभी हम उसका हल निकाल सकते हैं। और चूंकि ये कंडीशन आ गई, इसका मतलब वो समीकरण निकाय संगत है और उसका अद्वितीय हल होता है। और उसका अद्वितीय हल क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी उसका अद्वितीय हल होता है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है यहाँ पर बस। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हम सभी जानते हैं ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना, डिटर्मिनेंट ए तो हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के पहले हम क्या करेंगे, ए का सहखंड निकालेंगे, फिर उसका सहखंडज निकालेंगे। ए का सहखंड कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, इसके पहले वीडियो में भी हम देख चुके हैं। मान लेते हैं ए में अवयव ए आई जे का सहखंड ए आई कैपिटल ए आई जे है। ये हमें अवयव दिया है ए, इसका अवयव A11, A12, A13 है। तो मान लेती हूँ इसका सहखंडज मेरा क्या हो जाएगा, A11, यानी कि ये I और J है। AIJ का सहखंडज क्या हो जाएगा मेरा, कैपिटल AIJ हो जाएगा। ठीक है, अब A11 की वैल्यू निकालनी है, तो A11 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, -1 की पावर 1 + 1। ठीक, अब A11 की वैल्यू निकालनी है, तो बस आप रो और कॉलम को क्या करिए, जिस रो और जिस कॉलम में है वो उसे छोड़ दीजिए, जो बची वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी A11 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 - 3, 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और आपका आ जाएगा 3। तो बस यहाँ पर हमने वही किया है और वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो A12 की वैल्यू निकालने के लिए -1 की पावर हम 1 + 2 करेंगे और फिर यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे। A12 किस रो में आ रहा है आपका, फर्स्ट रो, कौन से कॉलम, सेकंड कॉलम। तो बस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, बचा क्या हमारे पास, 2 - 3, 1 और 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 - 3, 1 और 1, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी -5। ऐसे ही A13, A21, A22 और A23 की वैल्यू निकालेंगे। ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसके पहली वीडियो में, कि हम किस प्रकार ये निकालते हैं। इसी प्रकार हम A31 भी निकालेंगे, A32 भी निकालेंगे, A33 भी निकालते हैं और हम सारी वैल्यू इसकी निकाल देते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ए, हम जानते हैं एडजॉइंट ए आपका क्या होता है, ए का सहखंड उसका इन्वर्स। तो ये आपका ए का सहखंड हो जाएगा। ठीक, A11 की वैल्यू है 4, A12 की वैल्यू है -5, A13 की वैल्यू है 1, A21 की वैल्यू है 2, A23 की वैल्यू है 0, सॉरी A22 की वैल्यू है 0, A23 की वैल्यू है -2, ये -2 है। उसके बाद A31 की वैल्यू है 2, A32 की वैल्यू है 5, A33 की वैल्यू है 3। इसका हम क्या निकाल लेंगे, परिवर्त। इसका परिवर्त निकालेंगे तो आपका रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका रो कॉलम में चेंज हो गया, यहाँ पर भी आपका रो कॉलम में चेंज हो गया। तो इस प्रकार हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। अब ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारी थी 10, तो ये 1/10 हो गया और ये हमारा एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स निकल गया। अब चूँकि हमारा समीकरण एक, जो कि ये था हमारा समीकरण एक, इस समीकरण एक में हम ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ए इनवर्स और बी की वैल्यू पुट की, तो ये मेरा x की वैल्यू हो गया XYZ, ए इनवर्स की वैल्यू 1/10, 4, 2, ये आपका +2 होगा, -5, 0, 5, 1, -2, 3 और b की वैल्यू हो गई 4, 0, 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका ही मैंने आपको बताया है, एक बार और बता देती हूँ। 4 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 16, 2 का मल्टीप्लाई 0 से किया 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4,
ऐसे इसका भी करेंगे, -5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -20, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10, देन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4, -2 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6, ऐड करेंगे सबको, आएगा आपका 20, यहाँ पर ये आपका 10 और ये आपका 10, 1/10 से सबको डिवाइड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2, -1 और 1। तो इस प्रकार आपकी, फिर जब हम इन दोनों अवयव को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2, y की वैल्यू आएगी -1 और z की वैल्यू आती है 1। तो इस प्रकार हम रैखिक समीकरण निकाय को हल करते हैं। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिया है 2/x - 3/y + 3/z = 10, 1/x + 1/y + 1/z = 10, 3/x - 1/y + 2/z = 13। इस एग्जाम्पल में जैसे इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पर हमारे प्लस था x + y + z = 9, 1 जो भी था, डायरेक्ट x, y और z था, बट यहाँ पर 1/x, 1/y, 1/z दिया है। तो हम क्या करते हैं, 1/x को u मान लेंगे, 1/y को v मान लेंगे और 1/z को w मान लेंगे और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो u, 1/y की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो v, 1/z की जगह w u वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा w। तो इस प्रकार इस इक्वेशन में हम 1/x, 1/y, 1/z की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार इक्वेशन मिलते हैं। अब इस इक्वेशन का हम फिर क्या लिखेंगे, अवयव रूप। अब जैसे हम पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसका अवयव रूप लिखेंगे। इसका अवयव रूप होता है हमारा ax = b, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - 3, 3, 1, 1, 1, 3 - 1 और 2। x की वैल्यू हो जाएगी मेरी u, v, w, b की वैल्यू हो जाएगी 10, 10 और 13। फिर हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a निकाला मैंने, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ गई मेरी 9। इसका मतलब डिटर्मिनेंट a मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब a मेरा व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक, जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 है मतलब समीकरण निकाय आपका संगत है और उसका अद्वितीय हल है। और उसका अद्वितीय हल क्या होता है हमारा, ax = b होता है। ठीक, अब ax = b, यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। आपको a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा अपॉन डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a किस प्रकार निकालेंगे, मान लेते हैं a में आपका अवयव aij का सहखंडज कैपिटल aij है, तब आपको a11 निकालना है, a12 ये सारा आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इस वीडियो में भी मैंने बताया है। a11 की वैल्यू निकाला, चूँकि 1 1 है यानी कि ये इवन नंबर हो जाएगा। 1 + 1 2 इवन हो गया, इसलिए यहाँ पे प्लस लगेगा। 1 + 2 ऑड है इसलिए माइनस लगेगा। 1 + 3 इवन है इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। 2 + 1 आपका ऑड है इसलिए माइनस होगा। तो इस प्रकार ये आपको डायरेक्ट हम यहाँ से प्लस माइनस लगा सकते हैं, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस प्रकार हम a11, a12, a13, a21 इन सब की वैल्यू निकालते हैं। अब एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो गया, अवयव का सहखंडज हो गया। सहखंडज की वैल्यू है मेरी 3, 1, -4, सॉरी अवयव का सहखंड, इसकी वैल्यू हो गई 3, 1, -4, 3, -5, -7, -6, 1, 5। अब इसका क्या निकाल देंगे, परिवर्त, तो निकलेगा उसका सहखंडज। तो इसका खंडज हो जाएगा a का सहखंडज। सहखंडज मतलब एडजॉइंट ही, एडजॉइंट a आपका ये हो जाएगा। यहाँ से a इनवर्स निकालेंगे आप, तो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a इक्वल टू आपका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 9 यानी कि 1/9 और ये आपका एडजॉइंट a। अब चूंकि समीकरण एक हमारा क्या था, a इनवर्स b, तो x की वैल्यू, a इनवर्स की वैल्यू और b की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं किस प्रकार होता है। x की वैल्यू है मेरी u, v, w जो मैंने माना था। a इनवर्स की वैल्यू है 1/9, 3, 3 - 6, 1, -5, 1, -4, -7, 5 और b की वैल्यू है 10, 10, 13। देखिए इस इक्वेशन को मैंने फिर से यहीं पे लिख दिया है। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है कुछ इस प्रकार। 1/9 का अंदर इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 3, 5। अब u, v, w का कंपेयर कीजिए। u की वैल्यू मिल गई 2,
v की वैल्यू मिल गई 3 और w की वैल्यू मिल गई 5। अब चूँकि हमने इसके पहले वाले इक्वेशन में माना था यहाँ पर कि u इक्वल टू क्या होता है 1/x, v इक्वल टू 1/y और w इक्वल टू 1/z, तो u v w की वैल्यू पुट कर देंगे वापस से। तो u की वैल्यू है मेरी 1/x, v की वैल्यू है 1/y और w की वैल्यू है 1/z। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मेरी 1/2, y की वैल्यू आएगी 1/3 और z की वैल्यू आएगी 1/5। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया है और पूछा है दर्शाइए कि समीकरण निकाय संगत है और इनका अद्वितीय और इनका हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। इस समीकरण निकाय का आव्यूह रूप लिखेंगे। इसका आव्यूह रूप होगा आपका a की वैल्यू हो जाएगी 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10। x की वैल्यू हो जाएगी x, y, z और b की वैल्यू हो जाएगी 4, 9, 5। तो इसका आव्यूह रूप लिखने के बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट a। तो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट a निकाला है। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आ रही है मेरी 0। तो जब भी डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आपका आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। और डिटर्मिनेंट a आपका 0 होता है तो आपका समीकरण निकाय संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। तो वही मैंने लिखा है, अतः दिया गया समीकरण निकाय संगत व असंगत हो सकता है। तो संगत कब होगा, जब एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा। और असंगत कब होगा, जब एडजॉइंट a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। अब हम एडजॉइंट a वैसे ही निकालते हैं जिस तरीके से हमने पहले निकाला था। तो हमारी एडजॉइंट a की वैल्यू आएगी, सबसे पहले a11 निकालेंगे, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, ये सब की वैल्यूज़ निकलेंगी। एडजॉइंट a की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, सहखंड। सहखंड क्या होगा आपका 256 -16 -176 -16 1 और 11। उसके बाद -176, 11 और 121। और इसका हम क्या निकाल देंगे, परिवर्त। इसका परिवर्त निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 256 -16 -176 -16 1 11 -176 11 और 121। ठीक। अब एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई हम करेंगे बी से। जब एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई हम बी से करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0 0 0। मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा क्या होता है, 0। और हमने यहाँ पर बोला था जब आपका एडजॉइंट ए इंटू बी 0 हो तब समीकरण निकाय आपका क्या होगा, संगत। तो आपका एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 आ गया। मतलब समीकरण निकाय हमारा क्या है, संगत है और इसके अनंत हल है। अब हम देखेंगे कि इसका अनंत हल हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो शुरू के 2 समीकरण होते हैं वहाँ पर हमें z इक्वल टू k पुट कर देना है। तो वही हमने किया। ये आपका फर्स्ट समीकरण था, यहाँ पर z था, z की जगह मैंने k पुट किया। इस समीकरण में भी z की जगह मैंने k पुट किया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर जितनी भी k वाली वैल्यूज़ होगी उसे हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 - 7k। उसके बाद 3x प्लस 26y इक्वल टू 9 - 2k। इससे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया। कभी भी समीकरण निकाय के अगर अनंत हल प्राप्त होते हैं तो हमें सबसे पहले करना है z इक्वल टू k पुट करना है। शुरू के 2 समीकरण में हमने z इक्वल टू k पुट कर दिया। उसके बाद जो k वाली वैल्यू रहेगी उसे बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो हमने पक्षांतर करके 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब ये समीकरण कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर आपके x और y वाले 2 वैल्यू हैं और ये आपका d1 और d2 वाली वैल्यू हो गई। तो अब इस समीकरण को हम आव्यूह रूप में लिखेंगे और जैसे हम सॉल्व करते थे पहले वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 3 3 26। x की वैल्यू हो जाएगी x, y, b की वैल्यू हो जाएगी 4 - 7k 9 - 2k। ठीक। अब समझ लीजिए, अब ये हमें नया समीकरण निकाय मिल गया। अब इस नए समीकरण निकाय को हम कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरण निकाय को वैसे ही सॉल्व करना है। इसका आव्यूह रूप लिखना है। इसके बाद एक का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एक का डिटर्मिनेंट निकाला तो वैल्यू आई आपकी 121, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ठीक है। तो ए इनवर्स के अस्तित्व के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी इसकी 26 - 3 - 3 5।
फिर ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 1/121, 26 -3 और 5। अब हमें ए इनवर्स की वैल्यू पता चल गई। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स बी। चूँकि हमें पता है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब आपका समीकरण निकाय संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा। और जब संगत होता है और अद्वितीय हल होता है समीकरण निकाय का, तो उसका अद्वितीय हल हम किस प्रकार निकालते हैं, इस समीकरण से निकालते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स बी से। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और b की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस 26 का मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। इधर देखते हैं, 26 का मल्टीप्लाई हमने पहले किया 4 - 7k से, संगत अवयव से मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें मिला 104 - 182k। फिर -3 का मल्टीप्लाई 9 - 2 से किया तो हमें मिला -27 + 6k। फिर -3 का मल्टीप्लाई 4 - 7k से करेंगे तो हमें मिलेगा -12 + 21k। फिर 5 का मल्टीप्लाई 9 - 2 से करेंगे, 9 - 2k से करेंगे तो मिलेगा +45 - 10k। ठीक, फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें इक्वेशन कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। और 1/21 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 77 - 176k अपॉन 121, 33 + 11k अपॉन 121। और यहाँ पर हम x और y की तुलना करेंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल रही है 77 - 176k अपॉन 21, y की मिल रही है 33 + 11k अपॉन 121 और z इक्वल टू k तो हमने पहले ही माना था, तभी तो हमें x और y की दो वैल्यूज़ मिली। यहाँ से जब इस इक्वेशन को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 7 - 16k अपॉन 11 और y की वैल्यू मिल जाएगी 3 + k अपॉन 11 और z की वैल्यू मिल जाएगी k। चूँकि हमने पहले दो इक्वेशन में z इक्वल टू k पुट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। अब हम इक्वेशन 3 में इस x और y की वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू जो सही है या गलत है। ठीक है, तो जो सभी मान है x और y के और z के, इसे हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 था। ठीक है, तो 7x + 2y + 10z ने पुट करेंगे तो x की वैल्यू को पुट किया, y की वैल्यू को पुट किया, z की वैल्यू को पुट किया। जब हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x y z की वैल्यू रखने पर हमें राइट हैंड साइड वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब जो हमारा x y और z की वैल्यू आई है वो सही है। अतः x इक्वल टू z - 16k अपॉन 11 और y है k + 3 अपॉन 11 और z इक्वल टू क्या है k, जहाँ पर k कोई वास्तविक संख्या है। इसीलिए जब कभी भी डिटर्मिनेंट a आपका नॉट इक्वल 0 होता है और जब आप एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट a आपका इक्वल टू 0 होता है और जब आप एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू 0 निकालते हैं और ये आपका प्रूफ हो जाता है, तो वहाँ पर आपका समीकरण निकाय संगत और उसके अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल इसी वजह से होते हैं क्योंकि k कोई वास्तविक संख्या है। k कोई वास्तविक संख्या है मतलब k की वैल्यू आप 1 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेगी। यानी जितने नंबर आप पुट करते जाएंगे उतने आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ मिलती जाएगी। तो कोई हल है क्या, मतलब एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है क्या, 1 2 3 या 4 5, कोई भी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू है नहीं है। यहाँ पर जो के की वैल्यू आप पुट करोगे आपको वैसे ही अलग अलग एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि आपका अनंत हल प्राप्त होता है। ठीक, तो इस प्रकार रैखिक समीकरण निकाय के हल हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि सान्तत्य क्या होते हैं।